नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। ये ऑथेंटिक न्यूज़ विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं हितकारी होती हैं। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहली न्यूज़ है, शादी समारोह में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। यूपी अनलॉक 4 की गाइडलाइन है। उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इतनी ही संख्या में छूट राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों के लिए मिलेगी। अनलॉक 4 के तहत कंटेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने राज्य में अनलॉक 4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। ये हुई आज की शादी समारोह में 21 सितंबर में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। यूपी अनलॉक 4 की से संबंधित समाचार इसमें ये है, शादी और अंतिम संस्कार में अधिकतम किसी भी प्रकार का कोई भी समारोह हो उसमें अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अभी तक जो था वो 50 लोगों की अनुमति थी, अब 50 लोगों की अनुमति से बढ़ाकर 100 लोगों की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद अगली खबर में हम लोग चलते हैं, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते कदम, वर्चुअल स्कूल। इसको आपको मैंने पहले भी अपने कई बार यूट्यूब चैनल में आपको दिखाया हुआ है। डीडी यूपी चैनल यूपी बोर्ड के लगभग 10 व 12 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की समय सारणी, ये कुछ समय सारणी दी हुई है। इस टाइम पर इस क्लास का इस दिन आपको पढ़ाया जाएगा। ये वर्चुअल क्लास का दिया गया है जो कि यूपी बोर्ड से संबंधित है। इसको आप लोग देख सकते हैं और आप अपने यहाँ घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के बाद स्वयं प्रभा चैनल 22 डीटी एवं डिश टीवी जियो टीवी ऐप यूपी बोर्ड की कक्षा 9 व 11 हेतु शैक्षणिक प्रसारण की समय सारणी, ये है। कुछ समय सारणी है, 2 हैं, इसमें 9 व 11 की है। स्वयं प्रभा चैनल डीटी एवं डिश टीवी जियो टीवी ऐप में आपको पढ़ाया जाएगा। यह माध्यमिक शिक्षा विभाग की उत्तर प्रदेश की एक अच्छी पहल है। इसके बाद अगली खबर में हम चलते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई को बोर्ड हुआ सक्रिय। प्रदेश में 28,000 से अधिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर यूपी बोर्ड सक्रिय हो गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 27 अगस्त को पत्र लिखकर वर्चुअल स्कूल व ई ज्ञान गंगा के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई का ब्यौरा मांगा है। शासन ने सचिव यूपी बोर्ड का निगरानी की जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में सचिव ने मंडल स्तरीय अधिकारियों की जानकारी मांगी है कि स्वयं प्रभा व दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित वीडियो को देखने वाले कक्षा 9 व 12 तक के छात्र छात्राओं की संख्या क्या है। ऑनलाइन पढ़ाई के पर्यवेक्षण के लिए कुल नोडल अधिकारियों की संख्या, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई या नहीं, कंट्रोल रूम में तैनात नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर क्या है। तो ये जो आपको वर्चुअल क्लास है, जो वर्चुअल क्लास स्वयं प्रभा चैनल और वो क्या दूरदर्शन चैनल में, ये दूरदर्शन चैनल ये दिया हुआ है, दूरदर्शन चैनल, और इसी के नीचे दिया हुआ है आपका स्वयं प्रभा चैनल। इन चैनलों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा और इन चैनल को पढ़ाने के बाद इसका सारा ब्यौरा चाहिए होगा कि कंट्रोल रूम इसके लिए बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में तैनात नोडल अधिकारी का नाम क्या है, उसका पद नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। 11 शहरों के 110 केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा होनी है जो कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।
इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। प्रवेश परीक्षा 11 शहरों के 110 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद ही परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। परीक्षार्थियों की अंतिम संख्या के हिसाब से परीक्षा केंद्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना और नई दिल्ली में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा होंगी। वहीं बेंगलुरु, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम में केवल ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा के लिए प्रस्तावित कुल 110 केंद्रों में 62 केंद्रों में ऑफलाइन व 48 केंद्रों में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट को छोड़कर बाकी सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। कुल 2 घंटे का पेपर होगा और परीक्षार्थियों को 150 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। वास्तविक संख्या 5 सितंबर को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित की जा सकेगी। हालांकि यह तय है कि परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को न्यूनतम 6 फीट की दूरी में बैठाया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 1,24,000 कुल आवेदन किए गए हैं। ये दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए रविवार शाम तक 2,38,814 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, जिसमें से 1,24,338 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। स्नातक के लिए सर्वाधिक 66,524, परास्नातक के लिए 18,153, आईपीएस के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 2,204, बीए एलएलबी के लिए 7,762, एलएलबी के लिए 13,872, बीएड के लिए 4,604, एमएड के लिए 1,125 एवं एमबीए आरडी के लिए 1,460, एलएलएम के लिए 3,499, क्रेट के लिए 5,135 आवेदन किए जा चुके हैं। ये आवेदनों की संख्या है। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक परीक्षा प्रस्तावित है। 11 शहरों में 110 केंद्रों में प्रवेश परीक्षा होगी, जिनमें से कुछ सेंटर हैं जिनमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड की परीक्षा होगी और कुछ सेंटर हैं जिनमें केवल ऑनलाइन परीक्षा होगी, जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना, नई दिल्ली में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड की परीक्षा होगी। ये हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर। अगली खबर है, 2 साल बाद आईआईटी बीएचयू को मिला बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन। आईआईटी बीएचयू में 2 साल बाद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के स्थायी चेयरमैन की तैनाती हुई है। विजिटर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। 2018 से खाली इस पद पर अब तक कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में निदेशक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आईआईटी बीएचयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर एसपी माथुर ने बताया कि नियमानुसार वर्ष 2012 से 15 तक बीएचयू में वीसी को ही आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन बनाया जाता रहा। इसके बाद 2015 से 2018 तक चेयरमैन के पद पर प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। 2 साल से इस पद पर कार्यवाहक चेयरमैन की हैसियत से वर्तमान निदेशक प्रोफेसर पीके जैन कार्यरत थे। अब विजिटर की ओर से डॉक्टर कोटा हरिनारायण के नाम पर मुहर लगाई गई है। वहां से आदेश जारी होने के बाद संस्थान ने भी इसका आदेश जारी कर दिया है। तो ये है आपके वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 साल बाद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के स्थायी चेयरमैन की तैनाती हुई है। इसमें 2012 से बताया गया कि किसी प्रकार का कोई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नहीं था, स्थायी चेयरमैन नहीं था तो लेकिन मतलब स्थायी नहीं था।
इसमें क्या होता था कि पहले जो जो चेयरमैन बनाया जाता था उसी को, जो इसमें वीसी रहते थे उन्हीं को बना दिया जाता था। इसके बाद अगली खबर लगी हुई है जेईई मेन और नीट ऑड इवन के फार्मूले पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट व जेईई मेन में ऑड इवन की व्यवस्था लागू रहेगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। परीक्षा सुबह की शिफ्ट में ऑड व शाम के शिफ्ट में इवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठकर दी जाएगी। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश भर में नीट व जेईई मेन परीक्षा में करीब 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। अमर उजाला से खास बातचीत के समय केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राज्य परीक्षा विभाग परीक्षा वाले दिन के लिए एक योजना को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेईई मेन के केंद्रों में 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई है। इसी तरह से नीट की परीक्षा के लिए 2546 की जगह अब 3843 सेंटर कर दिए गए हैं। नीट अब 155 शहरों और जेईई 234 शहरों पर लागू होगी। जेईई मेंस में नहीं लगा सकेंगे घर का मास्क। देश के सभी आईआईटी, एनआईटी एवं दूसरे केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली परीक्षा जेईई कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को केंद्र पर कोविड-19 से संबंधित स्वघोषणा पत्र देना होगा। परीक्षार्थी के तापमान की जांच के बाद उसे 3 लेयर वाला मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा के दौरान इस मास्क का प्रयोग करना होगा। तो ये आपके जेईई मेन की खबर है। जेईई मेन में क्या है, 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, जिसमें सुबह के शिफ्ट में ऑड नंबर पर और शाम के शिफ्ट में इवन नंबर पर कंप्यूटर में बैठकर परीक्षा दी जाएगी। इसमें 25 लाख छात्र शामिल होने हैं और कमरे में 24 की जगह सिर्फ 12 परीक्षार्थी होंगे। सभी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। मास्क घर से लगाकर जाना है, लेकिन आपका वो मास्क नहीं यूज होगा। मास्क आपको जेईई मेंस में नहीं लगा सकेंगे। घर का मास्क आपको मास्क सेंटर में मिलेगा। इसके बाद अगली खबर लगी हुई है जनगणना व एनपीआर अपडेट का काम इस साल नहीं होगा। जनगणना जो होती है वो इसके पहले 2011 में हुई थी, अब 2021 में जनगणना होनी है। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते जनगणना के पहले चरण व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार एनपीआर की अपडेट करने का इस साल होना मुश्किल है। इस प्रक्रिया को इस साल 30 सितंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस काम में 1 साल की देरी हो सकती है। भारतीय जनगणना में दुनिया में सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्यों में से एक है। इस काम में 30 लाख से अधिकारी कर्मचारी लगे होते हैं, जो कि देश भर में हर घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी जनगणना कराना बहुत जरूरी नहीं है। यदि इसमें 1 साल की देरी भी होती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनगणना 2021 के पहले चरण और एनपीआर अपडेट का काम कब होगा, इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यह तकरीबन पक्का है कि कोरोना महामारी के चलते काम इस साल नहीं होगा। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने के पहले चरण और एनपीआर अपडेट का काम देश भर में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के बीच होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि इस काम में लाखों अधिकारियों और कर्मचारी लगते हैं और हर घर हर परिवार के पास जाते हैं। कोरोना संकट काल में हम खतरा नहीं उठा सकते। तो ये रही आपके जनगणना की बात। जो भारत में जनगणना होनी थी वो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में होनी थी। कोरोना महामारी के चलते यह जनगणना नहीं हो पाई। अब यह जनगणना 2021 में होने की संभावना है और ये जनगणना अगर अगले वर्ष भी होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद
अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। शर्तों के साथ 21 सितंबर को खुलेंगे स्कूल कॉलेज। ये शर्तें हैं जिनमें से मैं आपको बताती हूँ। 9 से 12वीं तक के छात्र मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर जा सकेंगे विद्यालय। नंबर 2 है शैक्षणिक कार्य 30 सितंबर तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति। इसके बाद नंबर 3 है सामूहिक गतिविधियों को भी सशर्त अनुमति, अधिकतम 100 लोग हो सकेंगे शामिल। इसके बाद 21 से सशर्त खेल आयोजनों को भी दी गई अनुमति, अधिकतम 100 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं और मैक्सिमम 100 ही जा सकते हैं सामूहिक आयोजनों में। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी व व्यावसायिक कार्यक्रमों में परास्नातक के छात्रों को अनुमति रहेगी। इसके बाद 20 सितंबर के बाद शादी विवाह समारोह से में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। कब? 20 सितंबर के बाद। ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। इसके बाद 21 से सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजन की अनुमति होगी। ये रही 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। अनलॉक 4 की पूरी गाइडलाइन है ये कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग शादी में जा सकेंगे, कितने लोग अंतिम संस्कार में जा सकेंगे, कब से मेट्रो चलेगी और कब से सामाजिक मनोरंजन थिएटर कब से खुलेंगे। इसके बाद अगली खबर की ओर चलते हैं हम लोग। अगली खबर है जेईई नीट के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद करेंगे आईआईटी के पूर्व छात्र। ऐसे मिलेगी मदद। छात्र को सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पूर्व छात्र फोन के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों को फोन करके लोकेशन, पता आदि की जानकारी कर लेंगे। यदि कोई छात्र शहर में रहता है तो उसे कैब की सुविधा दी जाएगी। छात्र को कैब के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है या कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वे सोमवार को सुबह 10 से 5 बजे तक 9311323756 पर मदद मांग सकते हैं। ये मुहिम एल्यूमनाई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोहित और आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र संस्कार जैन, आईआईटी मद्रास के स्वदीप ने इस मुहिम में सहयोग करने की हामी भरी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है शिक्षक पुरस्कार को 130 आवेदन। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में 130 शिक्षकों ने आवेदन किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय में इनके आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है। निर्धारित मानक के अनुसार मूल्यांकन करने के बाद इनके आवेदन पत्र शासन को भेजे जाएंगे। शासन स्तर पर गठित विशेषज्ञों की कमेटी पर इन 130 में से पुरस्कार के लिए 9 नाम चयन किए जाएंगे। इनमें से 3 शिक्षकों को सर्वोच्च सरस्वती सम्मान से नवाजा जाएगा। 1 शिक्षक को राज्य विश्वविद्यालय, 1 राजकीय महाविद्यालय तथा 1 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय का होगा। 6 शिक्षकों को शिक्षक श्री पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें 3 शिक्षक राज्य विश्वविद्यालय, 1 राजकीय महाविद्यालय, 1 शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा 1 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय का होगा। सरस्वती सम्मान पाने वाले 3 लाख की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वही शिक्षक श्री पुरस्कार के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से 25 अगस्त को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों से 28 अगस्त तक ईमेल पर आवेदन लिए गए थे। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लेने के लिए शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी निदेशालय खोला गया था। इसके बाद अगली खबर वही अनलॉक 4 की गाइडलाइन है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अनलॉक
4 में कैसी किस प्रकार की गाइडलाइन होंगी। इसके बाद अगली खबर लगी है, कनिष्ठ सहायक का साक्षात्कार टला, अब होगा वह 15 सितंबर को। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर 4 के बजाय 7 दिन में होंगे इंटरव्यू। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC ने कनिष्ठ सहायक विशेष चयन परीक्षा 2017 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 की जगह अब 7 दिन में कराने का फैसला लिया गया है। अब साक्षात्कार 1 की बजाय 15 सितंबर से शुरू होगा। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि कनिष्ठ सहायक विशेष चयन भर्ती के अंतर्गत लिखित परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए 14 अगस्त को साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया था। 1 सितंबर से 4 दिनों में साक्षात्कार संपन्न कराने की योजना थी। आयोग ने कार्यालय परिसर में स्थान की सीमित उपलब्धता व सोशल डिस्टेंसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए साक्षात्कार 4 की बजाय 7 दिन में कराने का फैसला लिया है। तो ये कनिष्ठ सहायक का साक्षात्कार था जो कि अब 15 सितंबर से होगा और पहले यह साक्षात्कार 14 अगस्त से साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया गया था। अब वह 1 सितंबर से 15 की बजाय था। पहले ये 4 दिनों का कार्यक्रम था, अब जो है 7 दिन का कार्यक्रम हो गया है। इसके बाद हमारी वीडियो में आपको लास्ट में एक थॉट मिलेगा, थॉट को ज़रूर पढ़ें। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. देखिए, एजुकेशन वह पावरफुल हथियार है, बहुत पावरफुल हथियार है जो कि आप किस में यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड को, संसार को बदलने में यूज कर सकते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा वह पावरफुल, वह शक्तिशाली हथियार है जिसको आप दुनिया को बदलने में प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का थॉट। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। थैंक यू।